साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के लिए रिवीजन के तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में परीक्षाएं पीसीएस की कराई गई हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं। और इसी के तहत हम लोग यूपी पीसीएस 2021 का जो प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को हुई थी, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। उसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचे हुए 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ विषय है और उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो पहला, न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, सही बात है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। वहीं सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है ये आर्टिकल 43A में नहीं है, इसलिए यह युग्म सुमेलित नहीं है। जबकि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो इसकी व्याख्या देखें तो देखिए, ये जो पूरा प्रश्न है ये संविधान के नीति निषेध तत्व भाग 4 से संबंधित है। सहकारी समितियों के संवर्धन की जो चर्चा है वो आर्टिकल 43B में है, ना कि 43A में है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 2016 इसको लाया गया था। और यह क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। GST जो है एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 321 राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। अगला है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा या जो परीक्षक अर्थात कैग होते हैं उनके प्रतिवेदन की ये समीक्षा करती है, ठीक है। तो देखिए, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है और पहली बार इसका गठन वर्ष 1921 में किया गया था। समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। लोकसभा के स्पीकर को समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखों और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करता है या करती है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार किया जाता है, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका गोवा का जो गठन है, इसमें सबसे पहले किसका गठन होगा? इसमें हरियाणा का, तो इसमें देखिए सबसे पहले हरियाणा आएगा, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना, अर्थात 4132, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, गोवा का गठन 30 मई 1987 को, तेलंगाना का 2 जून 2014 को, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को और हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। आगे चलते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा किया गया था। तो देखिए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से भारत में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के माध्यम से संभव हुआ, जो लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वर्तमान व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा के उद्देश्य वर्ष 1988 में जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। सरकारिया आयोग ने एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। सिविल सेवाओं, अगला है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होता समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 2004 में इसका गठन किया गया था। लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से 3 फरवरी 2004 को UPSC के पूर्व चेयरमैन PC होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, कैसे? उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने से संबंधित है। खंड 3 के उपबंधों के अधीन उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार अर्थात मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। 2 तथ्य दिए गए हैं। पहला है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही बात है। दूसरा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। और भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। और भारत के वर्तमान 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। संविधान के अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने तथा राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजे जाने के पश्चात इसे राज्यसभा द्वारा प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर या अवधि के भीतर लोकसभा को वापस भेजा जाना होता है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे गोलकनाथवाद ये सबसे पहले आएगा, फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा, फिर केशवानंद भारतीवाद और सबसे लास्ट में आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। इसके बारे में और देखते हैं। देखिए, गोलकनाथवाद या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये 1967 का है। केशवानंद भारतीवाद या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। तो देखिए, राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं और कर्नाटक में आपके 12 सीटें हैं, पंजाब में आपके 2 सीटें हैं। ठीक है, इस प्रकार से 1, 3, 4, 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान 10, गुजरात 11, कर्नाटक 12 और पंजाब में 7। अब अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देखें तो 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य जो है वो सर्वाधिक रहा है? जो सरप्लस है वो सर्वाधिक रहा है, तो यूएसए के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। देखिए, व्यापार शेष अधिक का तात्पर्य आयात की अपेक्षा निर्यात का अधिक होना है। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का व्यापार शेष अधिक सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था, उसके बाद बांग्लादेश, फिर नेपाल रहा है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 जो लेटेस्ट वाली है के अनुसार वर्ष 2020 अप्रैल-नवंबर 2020 में भी व्यापार से सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही रहा है। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो कितनों को शामिल किया गया है? तो कुल 8 जिलों को शामिल किया गया, सी ऑप्शन। देखिए, वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो ध्यान रखिएगा 2018 में प्रारंभ किया गया था इसको। देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में से उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती। तो ये 8 जिलों के नाम याद रखिएगा, सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ऑगस्ट काम्टे ने। किसने? ऑगस्ट काम्टे ने। सामाजिक विकास के 3 चरणों का नियम फ्रांस के समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे की पुस्तक द कोर्स इन
पॉजिटिव फिलॉसफी में विकसित एक विचार है। यह बताता है कि समग्र रूप से समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान मानसिक रूप से कल्पित 3 चरणों के माध्यम से विकसित होता है: धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? अब नया बजट 2022-23 का है, ठीक है, तो ये 1 साल पुराना बजट पे है। तो इसमें देखें तो कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट 2021-20 में शामिल थी। तो इसमें आपका आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना तथा मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, इसको शामिल किया गया था। युवा उद्यमिता विकास अभियान इसमें शामिल नहीं था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 2021-22 के उत्तर प्रदेश बजट में युवा उद्यमिता विकास अभियान शामिल नहीं था, ठीक है। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद एवं वित्त पोषण के रूप में ऋण प्रदान किया जाएगा। आगे है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो इसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें आपका गुजरात शामिल नहीं था। 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसका शीर्षक था पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। देखिए सूचकांक में केरल प्रथम स्थान पर था, केरल जो है ये प्रथम स्थान पर था, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे आंध्र और पांचवें पे गोवा था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मापदंड नहीं है? आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र ये भी होना चाहिए, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी मापदंड है। भारत के किसी भी राज्य का नागरिक नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा यह से कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, सही बात है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन एक शब्द है जिसका उपयोग किसी विशेष देश के लिए लेखांकन अवधि के दौरान शुद्ध पूंजी संचय वर्णन करने के लिए किया जाता है। विश्व बैंक शुद्ध बचत में परिवर्तन का आकलन करके पूंजी निर्माण को मापता है। यदि घरेलू बचत दर बढ़ रही है तो बचतकर्ता अतिरिक्त डॉलर का निवेश कर सकता है और स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकता है। यदि अधिक परिवार बचत कर रहे हैं तो देश नकदी अधिशेष की रिपोर्ट कर सकता है, तो जो पूंजी निर्माण के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एक प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप्स कंपनियों से इसका मापन होता है? तो कुल 30 हैं, ठीक है। कितनी है? 30 हैं। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ उसका प्रारंभ वर्ष है। हमें इसे सुमेलित करना है। देखिए इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही, मतलब ये 4 विकल्प दिए गए सही नहीं है, तो इसका हम लोग यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं कौन कब प्रारंभ हुआ है। देखिए आम आदमी बीमा योजना 2007 की है, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 की है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 की है और प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 की है। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया है? सी ऑप्शन, इसको विकल्प को माना है। विकल्प सी मानने का मतलब क्या है? आम आदमी बीमा योजना 2007, ठीक है। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आपका 2021 1, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये हो जाएगा आपका 2018। वहीं पर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016, ठीक है, जबकि सही ये वर्ष है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो देखिए किसको किसको सम्मिलित किया गया है इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम को शामिल किया गया, परंतु संविदा श्रम अधिनियम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो पहला, दूसरा और चौथा। मजदूरी संहिता 2019 में 4 श्रम अधिनियमों तथा यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 है, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को शामिल किया गया है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति का मापन अखिल भारतीय सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIC कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड में वर्ष दर वर्ष परिवर्तनों के द्वारा मापा जाता है या किया जाता है। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो ये कुल 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा, ठीक है। इसका नाम है कृषि अवसंरचना और विकास उपकर AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस प्रस्तावित किया गया था। हालांकि यह उपकर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि अधिकांश वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े। यह उपकर 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा, जिसमें स्वर्ण, चांदी, आयातित सेब, आयातित अल्कोहल, बियर को छोड़ करके आयातित दालें आदि प्रमुख हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? श्री केसी नियोगी थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन करने वाले प्रश्न हैं। पहला कथन जो है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इसमें पहला वाला गलत है, पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये सही है। तो देखिए, वित्त आयोग वो अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन तथा शक्तिवाद को परिभाषित किया गया है। स्पष्ट है कि जो कथन ए है वो असत्य है, क्योंकि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उनके सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार है। जनसंख्या में परिवर्तन ये भी है। विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन ये भी है, परंतु तकनीकी विद एवं नौकरशाह ये इसके प्रमुख कारक नहीं है। देखिए, ध्यातव्य है कि आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकविद एवं नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो इनका प्राथमिक कर्तव्य क्या है? एक सेकंड। संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। तो संविधान के अनुच्छेद 280(3) में वित्त आयोग के कार्यों का विवरण है। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्व संबंधी भाग के आवंटन के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। सही बात है। कारण, यदि स्थित अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है, ठीक है, तो सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनसंख्या नगरीकरण संबंधित प्रश्नों को देखें। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा कथन, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर कितना है? 2.7 प्रति हजार है। तो जो आयोग ने माना है, चूंकि इन दोनों में से कोई भी विकल्प, इन दोनों के लिए कोई विकल्प जो है वो सही नहीं है। क्यों? देखिए,
7 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक जारी किया, जिसका आधिकारिक नाम उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार जनसंख्या है। इस प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य राज्य की प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग ने जो है ये दोनों माना है, दोनों को सही माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? जो द्वितीय अवस्था होती है इसे त्वरित अवस्था कहा जाता है। समय के साथ शहरीकरण के स्तर में परिवर्तन को शहरीकरण वक्र कहा जाता है, जो विकसित एवं विकासशील देशों के अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर शहरीकरण की प्रगति के मॉडल हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जे आकार एवं एस आकार। एस आकार वक्र के संबंध में नॉर्थम ने वर्ष 1979 में 3 स्तरीय सिद्धांत दिया था, जिन्हें क्रमशः आरंभिक अवस्था, त्वरित अवस्था एवं अंतिम अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसलिए त्वरित अवस्था नगरीकरण की द्वितीय अवस्था है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो इसको जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का एक प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है। इसकी प्रथम रिपोर्ट 1978 में जारी की गई थी। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था चारों ऑप्शन में से। हिमाचल प्रदेश का 123 है, अरुणाचल का 17 है, पश्चिम बंगाल का 1028 है, मिजोरम का 52 है। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ठीक है, तो देखिए पहला, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, सही बात है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राज्य विशेष प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए इसमें शूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, ये सभी उत्तर प्रदेश में, परंतु सुरिंसर मानसर झील ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सूर सरोवर झील आपका आगरा में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, सरसई नावर झील जो है ये इटावा में स्थित है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसमें हापुड़ जो है सबसे छोटा है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो मजदूरों के लिए। किसके लिए? मजदूरों के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना लॉन्च की गई। इस योजना के अंतर्गत फैक्ट्रियों, निर्माण कार्यों या वर्कशॉप में काम करने वाले श्रमिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए 12,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल वही श्रमिक या मजदूर उठा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश श्रम विभाग कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होंगे। आगे चलते हैं, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ देखेंगे जो हमारे लिए वर्तमान के लिए सही हैं उनको देखते चलते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो ये किया था IIT बम्बई ने। 29 अप्रैल 2021 को IIT बम्बई ने देश में कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसमें PSA नाइट्रोजन इकाई को PSA ऑक्सीजन यूनिट में बदल दिया गया। अगला देखते हैं, देखिए 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वो निम्नलिखित में किस देश से संबंधित थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री थे। आगे चलते हैं, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर मनाई गई थी? तो शाहजहांपुर में। कहाँ पर? शाहजहांपुर में मनाई गई थी।
ठीक है। देखिए 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। उन्होंने योगेश चटर्जी एवं सचिंद्र सन्याल के साथ मिलकर के अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। काकोरी ट्रेन एक्शन में अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लहड़ी के साथ फांसी की सजा पाने वाले चौथे व्यक्ति पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा निम्नलिखित में किस देश से है? तो ये आपकी चेक गणराज्य की रही है। ठीक है, इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता था, तो ये तो अभी पूछेगा नहीं। अगला द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम रही है? तो ये आपका विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम थी। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। यह तिथि 1882 ईस्वी में उस दिन को चिन्हित करती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक जीवाणु की खोज की थी, जिससे इस बीमारी के निदान और इलाज का रास्ता खुला था। आगे देखते हैं सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन जो है आपका नोएडा में किया गया था, सरस आजीविका मेला। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, तो इसका आयोजन जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला है जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, सही बात है। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है परंतु दूसरा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में कार्बिस बे कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के मध्य संपन्न हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय बिल्ड बैक बेटर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में यूके ने अर्थात यूनाइटेड किंगडम ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया था, परंतु ब्राजील को नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेता पदक में। देखिए पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला था, बजरंग पुनिया को रजत नहीं मिला था, बजरंग पुनिया को रजत नहीं बल्कि कांस्य मिला था, तो बी वाला सही नहीं है। मीराबाई चानू को रजत मिला था, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैड लैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो श्लियो झाओ ने किया था, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ वर्ष 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? नवंबर 2020 में। ये पुराना करंट अफेयर है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या रहा है? तो इसका विषय रहा है रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कब मनाया जाता है। तो वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो ये थी होम इन द वर्ल्ड अ मेमायर। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो ये सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से इसका संबंध है। इसके बारे में और देखते हैं। तो दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। यही सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जेनेट एलन। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के, तो 2021 का है, तो 2021 का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर याद रखिएगा 2021 में कौन सबसे अधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र था? तो ये था आपका यूरोप। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसको जारी कौन करता है। ये जो आपकी रिपोर्ट आती है वैश्विक शांति सूचकांक, इसे सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इस वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किया जाता है, तो ये हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। इस सूचकांक जो 2021 का था, इसमें आइसलैंड
नंबर 1 पर था, सबसे शांतिपूर्ण देश था, और यदि कहें क्षेत्र के रूप में तो यूरोप रहा है। फरवरी 2021 में नगोजी अगोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह महिला निम्नलिखित में किस राष्ट्र से रही हैं? तो ये नाइजीरिया से संबंधित है, और ये 7वीं महानिदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया था। निम्न में से किस संगठन ने कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। आगे चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में किस संस्था को प्रदान किया गया था? 2020 का है ये, ठीक है, अभी हमारा 2021 का आ गया है, तो ये है विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था? तो ये द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, तो इस तरह के करंट अफेयर्स पे आप फोकस ज़्यादा करिएगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2020-21 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? तो ये दी गई थी अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे चयनित छात्रों को टैबलेट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अब कुछ विविध प्रश्नों को देखें। तो निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1876 ईस्वी में कलकत्ता, 1888 ईस्वी में बॉम्बे को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। तो पहला मद्रास, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बॉम्बे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये जो पुस्तक है आपकी, ये 1901 में, कब? एक सेकंड, 1901 में इसको प्रकाशित किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। इसके लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यह पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन के एस सोनेस्चेन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? कानपुर में। आगे देखते हैं। तो इसको जो है, यह संस्थान कौशल विकास मंत्रालय में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर के संयुक्त प्रयास से खोला गया था। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है, ये जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। ये आपका राजस्थान में स्थित है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी इनके 151 में जयंती के अवसर पर, और यह प्रतिमा 151 इंच ऊंची है। आगे चलते हैं। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। यह अभियान दिव्यांग लोगों के लिए भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और उसकी अवस्थित के बारे में, ठीक है। तो देखिए, एक सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, जबकि केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका बांदा में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? झांसी में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन स्थित ग्रूटे सूर अस्पताल में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा संपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, परंतु सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय में नहीं पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि गांव का जो समूह होगा एक ही तरह के सांस्कृतिक कल्चर से जुड़े हुए लोग वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी आपको विविधता नहीं दिखाई पड़ेगी। सामान्यतः समाजशास्त्र के अनुसार ग्रामीण समुदाय की विशेषता में सांस्कृतिक विविधता शामिल नहीं है। सांस्कृतिक विविधता आपको शहरों और महानगरों की में दिखाई पड़ेगी। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? अमीर हसन सीजजी ने, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये भारती और मैत्री अंटार्कटिका की बात हो रही है, ठीक है। तो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान स्टेशनों की स्थापना की गई, जिनका नाम दक्षिणी गंगोत्री व मैत्री है। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती है। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 परिचालित अनुसंधान है, मैत्री और भारती। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो एक तरफ ग्रंथ है, एक तरफ रचयिता। तो यहाँ पर आप इसका सुमेलन देख लीजिए। रंगमाला के पुंडरीक विट्ठल हैं, रसकौमुदी के श्रीकंठ हैं, राग विबोध के सोमनाथ हैं और चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकटरमन हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ताज़ा बर्फ से ढकी जो भूमि होगी ये ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करेगी। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। इसके बाद क्रमशः रेत का रेगिस्तान 30 से 40%, प्रेरी भूमि 20 से 25% तथा धान के खेत 10 से 20% परिवर्तित करते हैं। शोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। ये ओमान का नहीं है, यमन का है, ठीक है। ओमान का नहीं है बल्कि यमन का है। इसे 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ये सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शोकोत्रा द्वीप हिंद महासागर के अरब सागर में लगे अदन की खाड़ी में अवस्थित है। यह यमन शासित प्रदेश है तथा वर्ष 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा जो है विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। शोकोत्रा द्वीप अपनी प्राकृतिक विविधता एवं जैव विविधता के कारण विश्व में सार्वभौमिक महत्व का स्थल है। यहाँ पाई जाने वाली 37% पौधों की प्रजाति, 90% रेंगने वाले जीव तथा 95% घोंघा विश्व के अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत पूरे 2021 का जो पीसीएस का प्रश्न पत्र था उसे कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।